गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर 5 में जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटेलाइसिस। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। बायोलॉजी की जो रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, तो बहुत सारे रिएक्शंस उसमें होती है डाइजेशन के प्रोसेस में। उन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, उन रिएक्शंस को कंप्लीशन तक ले जाने के लिए, रिएक्टेंट को, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में डिवाइड करने के लिए, तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम। एंजाइम हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते, जैसे हमें निकल को बाहर से लेना पड़ता था, जो हमने कल पढ़ा था अपने टॉपिक में कि निकल हमें बाहर से लेना पड़ता है अगर ईथीन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके हमें ईथेन बनानी है। एंजाइम हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते, वो हमारी बॉडी के अंदर ही, एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो नेचर ने हमें प्रेजेंट किए हैं। तो एंजाइम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एंजाइम को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या जो दूसरे कैटलिस्ट हैं, जो कैटलिस्ट हम यूटिलाइज करते हैं नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में, उनसे इनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वो कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर। They are nitrogenous organic compound. It means nitrogen is compulsorily present in enzymes. इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एक एलिमेंट कंपल्सरीली प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, they are not inorganic compounds. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये एंजाइम कैटेलाइसिस का जो प्रोसेस है, ये इस चैप्टर में ही तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स एक और चैप्टर आएगा तो उसमें भी तुम्हें वापस ये रिपीट पढ़ना होगा एंजाइम। तो इसलिए यहीं इसी चैप्टर में से अच्छे से कवर कर लो, तो वहाँ पे फिर तुम्हें दोबारा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इनमें, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते क्योंकि ये आयंस नहीं बनाते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। सेकेंड थिंग, दे आर हाईली एक्टिव। कोई भी कैटलिस्ट जो हम यूटिलाइज करते हैं, जैसे जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने निकल यूटिलाइज किया था एज ए कैटलिस्ट, आयरन हमने एज ए कैटलिस्ट यूटिलाइज किया था। तो निकल और आयरन और उसके जैसे बहुत सारे कैटलिस्ट, उन सब से हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंजाइम्स, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होने का मतलब कि अगर हमने खाना खाया, जैसे डाइजेशन के प्रोसेस में हम जब खाना खाते हैं तो खाने की अगर हमें स्मेल ही आती है तो स्मेल के आने से एंजाइम का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। सो दे आर हाईली एक्टिव एंड दे आर वेरी मच पंक्चुअल। अपना उनको जो काम करना होता है उस काम के लिए पहले से तैयार हो जाते हैं कि खाना हम थोड़ी देर बाद खाएंगे, लेकिन वो पहले से तैयार हो जाएंगे, एंजाइम पहले से तैयार हो जाएंगे कि मुझे डाइजेस्ट करना है। एक और चीज, जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स बहुत कम टाइम में अपना काम कंप्लीट करते हैं। हाईली एक्टिव उनको इसलिए भी कहा जाता है, बहुत कम टाइम में अपना काम पूरा कर देते हैं। कैसे कि हमने खाना खाया तो जो मैक्सिमम टाइम है खाने के डाइजेस्ट होने का, फूड के डाइजेस्ट होने का, वो 3 आवर्स का टाइम है। 1 आवर में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड। उसके बाद 3 आवर्स में तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन केमिकल रिएक्शंस पे जहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन उतना फास्ट कंप्लीट नहीं होती जितना एंजाइम रिएक्शंस होती है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है। So they are very punctual in their work and they are highly active, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, बायोलॉजिकल रिएक्शन में, और उसके साथ साथ बहुत कम टाइम में रेट स्पीड रिएक्शन की फास्ट होती है, बहुत कम टाइम में अपना काम कंप्लीट करके रख देते हैं। दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। वेरी गुड कैटलिस्ट मतलब उनका काम कोई नहीं कर सकता। अगर कोई एंजाइम है, मैंने यहाँ पर इधर एग्जाम्पल लिखे एंजाइम्स के, एमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, तो कोई दूसरा बाहर का कैटलिस्ट स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, इतने अच्छे कैटलिस्ट हैं कि उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनके काम को किसी दूसरे से नहीं करवाया जा सकता। ये उनकी एफिशिएंसी है, इसको हम एफिशिएंट भी बोल सकते हैं, दैट दे आर वेरी एफिशिएंट इन देयर, अपने काम में इतने अच्छे होते हैं कि एंजाइम के अलावा दूसरे कैटलिस्ट के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। देन कम टू हाईली स्पेसिफिक। अब हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है? देखो कल निकल हमने जिस रिएक्शन में यूज किया था, मैं यहाँ पर वापस लिख के बताती हूँ उस रिएक्शन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ पर हमने निकल को यूटिलाइज किया था और निकल को यूटिलाइज करके हमने ईथेन बनाई।
अब जो निकल कैटलिस्ट है वो अकेले ईथीन को इथेन में कन्वर्ट नहीं करता, जितनी भी डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है वो सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, डबल बॉन्ड कहीं पर भी प्रेजेंट होगा। और अगर हमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, हम निकल को यूज करेंगे तो वो कोई भी कंपाउंड हो उसमें डबल बॉन्ड की जगह पर दोनों कार्बन पर नाइट्रोजन, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है, कोई स्पेसिफिक किसी नहीं है किसी रिएक्टेंट के लिए, किसी सबस्ट्रेट के लिए। स्पेसिफिसिटी से मेरा मतलब क्या है, जैसे एमाइलेज एंजाइम केवल स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। अगर कभी एमाइलेज का सेक्रेशन नहीं होता है, सलाइवा का सेक्रेशन नहीं हुआ कभी, क्योंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है, अगर एमाइलेज का सेक्रेशन नहीं होता है तो लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन इनमें से कोई भी इसका काम नहीं कर सकता। जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना है वो केवल एमाइलेज का काम है और वो एमाइलेज ही करेगा। जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है वो पेप्सिन का काम है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है वो ट्रिप्सिन का काम है, लेकिन ये भी दोनों अलग अलग कंडीशंस में काम करते हैं। तो जो जिसके लिए जो कंडीशन फिक्स है और जिसके लिए जो सबस्ट्रेट फिक्स है वो केवल उसी पर काम करता है। सो दे आर हाईली स्पेसिफिक। जब तक उनका रिएक्टेंट नहीं आएगा, जब तक उनका सबस्ट्रेट नहीं आएगा, भले वो सिक्रीट भी हो चुके हैं, वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं करते। देन कम टू स्पेसिफिक पीएच। अब स्पेसिफिक पीएच के लिए मैं इधर आ जाता हूँ, जैसे ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए। जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन स्टमक में काम करता है, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में काम करता है। जो स्टमक की पीएच होती है वो एसिडिक पीएच होती है, क्योंकि वहाँ पर HCl का सेक्रेशन होता है स्टमक की वॉल से। जो स्टमक की वॉल होती है वो HCl सेक्रेट करती है, तो HCl सेक्रेट होने से वहाँ पर मीडियम एसिडिक रहता है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हुआ कि जो पीएच होगी, पीएच विल बी लेस देन 7 pH, लेस देन 7 pH पर ये काम करता है। अगर पीएच ज्यादा हो जाए, पेप्सिन भले ही है, सीक्रेट हुआ है पेप्सिन, लेकिन उसके बाद भी वो काम नहीं करेगा, बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर वर्क। उनको जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि कुछ बच्चों को चाहिए कि अगर उनको टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ना है तो वो टेबल चेयर पर ही बैठ के पढ़ेंगे, वो कभी भी बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकते, ठीक है। भले ही अच्छे स्टूडेंट हैं लेकिन उनमें थोड़ा नखरा होता है, तो वही यहाँ अपने एंजाइम में भी तो नखरे वाले अपने एंजाइम कैटलिस्ट हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत एफिशिएंटली करते हैं, बट कंडीशंस भी हैं कि वो कंडीशन एप्लीकेबल होगी तो तभी वो काम करेंगे। देन कम टू ट्रिप्सिन, प्रोटीन ही इसका सबस्ट्रेट है, ये भी प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करता है, लेकिन ये किस मीडियम में करता है, बेसिक मीडियम, ग्रेटर देन 7 pH, ठीक है। तो जो पीएच होती है वो स्पेसिफिक होती है एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए, और अगर स्पेसिफिक पीएच नहीं प्रोवाइड की गई है, नहीं मीडियम बन रहा है स्पेसिफिक पीएच के लिए, ठीक है, तो एंजाइम काम नहीं करेगा, हमारा वो पर्टिकुलर पार्ट फूड का डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे जब हमें एसिडिटी होती है, तो उसका एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें, जब एसिडिटी होती है इसका मतलब HCl ज़्यादा सिक्रेट हो गया। HCl ज़्यादा सिक्रेट होने से इंटेस्टाइन में भी मीडियम एसिडिक होता रहेगा, चला जाएगा, एसिड चला जाएगा वहाँ पर भी, तो जो ट्रिप्सिन है वो काम नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। तो स्टमक वाला पार्ट तो हो जाएगा डाइजेस्ट, लेकिन जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और जो एसिड होगा उस एसिड की वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन आता रहता है, बर्निंग सेंसेशन जैसे जलन हो रही है तो वो सेंसेशन आता रहता है। देन कम टू स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर से मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर गर्मी है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम कर ले, और ऐसा नहीं है कि अगर सर्दी है तो हमारी बॉडी अपने आप टेम्परेचर को बढ़ा ले। उसका रीज़न क्या है कि उस बॉडी को चलाने वाले जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल एक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इन सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करके, तो वो जो एंजाइम्स हैं उनको वही बॉडी का टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे भी काम नहीं करेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस से वो ऊपर भी काम नहीं करेंगे। देखो प्रैक्टिकल कंडीशंस में इसके मैं समझाती हूँ कि 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे और ऊपर का क्या मतलब है।
अगर हमारा बीपी लो हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं होता, जो खाया हुआ है वो भी नहीं लगता कि डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर हमें फीवर हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया बॉडी का, तो तभी भी ना तो हम खाना खाते हैं, और अगर खाया हुआ भी होता तो डाइजेस्ट नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि अपना जो स्पेसिफिक एंजाइम है, जो नखरे वाला अपना कैटलिस्ट है, वो काम नहीं करेगा। उसको टेम्परेचर भी अपना चाहिए, उसको पीएच भी अपनी चाहिए, और उसको सब्सट्रेट भी अपना चाहिए। जब तक उसको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी उसकी मर्जी की, तब तक वो काम नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं फिर जो नीचे वाला पॉइंट है, को एंजाइम एंड को फैक्टर्स। एंजाइम के साथ अगर कोई दूसरा प्रोटीन मिला हुआ है, जिनको हम विटामिन बोलते हैं, अगर कोई दूसरा प्रोटीन मिला हुआ है तो उसको हम को एंजाइम बोलेंगे। मतलब कोई एंजाइम अगर ऐसा है कि उसको दूसरे की जरूरत पड़ रही है, अपने एक्शन के लिए उसको दूसरे की जरूरत पड़ रही है, तो उसको को एंजाइम बोला जाता है। और अगर कोई एंजाइम ऐसा है जिसको किसी मेटेलिक एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है अपने एक्शन के लिए, तो उसको को फैक्टर बोला जाता है। को एंजाइम किसको बोलेंगे? वो साथ वाला एंजाइम जो एंजाइम के साथ लग के काम कर रहा है। को फैक्टर किसको बोलेंगे? वो साथ वाला मेटल जो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम के काम को और ज़्यादा स्पेसिफिक बना रहा है और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है, उसको हम को फैक्टर बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स के बारे में है। अब एंजाइम्स के कुछ एग्जाम्पल्स, वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। वैसे बुक में इसकी टेबल दे रखी है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में दे रखी है टेबल, तो वो टेबल जब बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम पढ़ सकते हो टेबल से, और बाकी एंजाइम्स के रिएक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर केवल कुछ एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किए। जैसे एमाइलेज एंजाइम है, सलाइवा में सिक्रेट होता है, अपने मुंह के अंदर सिक्रेट होता है। कैसे सिक्रेट होता है, हमें पता कैसे चलता है कि एमाइलेज का सिक्रेशन हुआ है? हमने खाने की अगर स्मेल आ रही है कहीं से, या फिर अच्छा खाना बन रहा है, किचन के अंदर अच्छा खाना बन रहा है, हमें स्मेल आ रही है, हमने देख लिया अच्छा खाना रखा हुआ, एकदम से सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो सैलिवेशन स्टार्ट हुआ है, उस सैलिवेशन में एमाइलेज एंजाइम है। क्योंकि हमें मालूम है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना है, तो एमाइलेज पहले से ही आ जाता है, पहले से आ जाएगा स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आते लाइपेज, मैंने लिखा लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स हैं, तीनों इंटेस्टाइनल जूस में सिक्रेट होते हैं। लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट और ऑयल को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना एसिडिक मीडियम में, स्टमक में। और ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन बेसिक मीडियम में, इंटेस्टाइन में होता है। इसी के साथ एक और काइमोट्रिप्सिन भी होता है। एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। ठीक है, ये कुछ मेन है कि जिनके बिना फूड का डाइजेशन होगा ही नहीं। कि जैसे हमारे फूड में स्टार्च है और फैट है, प्रोटीन है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम तो कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है। अब आते हैं हम कि एंजाइम के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्पेसिफिक होता है और एफिशिएंट होता है और स्टाइलिश भी होता है, कुछ नखरे वाला भी होता है कि मैं ऐसे काम करूँगा, ऐसे काम नहीं करूँगा। तो हम इसके स्टाइल के बारे में, इसके नखरे के बारे में, और जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कि चलो देखते हैं काम कैसे करता है। ठीक है, जिसको इतनी ज़्यादा कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं तो वो कैसे काम करता है, वो हमें अब पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, लोक की अरेंजमेंट। लोक की अरेंजमेंट लिखने का पर्पज़ क्या है कि तुम्हारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाए कि जैसे ताले को खोलने के लिए हम चाबी लगाते हैं और एक स्पेसिफिक चाबी लगाते हैं। एक ताले के लिए एक ही चाबी होती है, दूसरी चाबी से ताला नहीं खुलता, इसीलिए नाम इसका लॉक की दिया है। दूसरा, वो जो चाबी है ताले के अंदर चली जाती है, जाने के बाद उसको खोलती है, फिर वापस आ जाती है, ताला अलग चाबी। ठीक है, ताला खुलने का काम हुआ, ताला अलग चाबी अलग, या ताला बंद होने का काम हुआ, ताला अलग और चाबी अलग। ये काम यहाँ पर होने वाला है। देखो, ई का मतलब है यहाँ पर एंजाइम, ये कोई एंजाइम है, और इस एंजाइम के अंदर जो मैंने ये स्पेस बनाई है, इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से मतलब है कि जो सबस्ट्रेट है, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा, जिसको ये ब्रेक डाउन करेगा सबस्ट्रेट को, वो सबस्ट्रेट यहीं पर आकर देगा। ये एक्टिव साइट है जो एक जगह एंजाइम के अंदर बनी हुई है, किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, कि सबस्ट्रेट यहीं पर आकर फिट होगा, उसके अलावा और किसी जगह नहीं फिट होगा, यहीं पे आकर, और कहीं सरफेस पे फिट नहीं होने वाला, इसके अंदर यहाँ जाकर फिट होगा। ठीक है, अब ये हमारा सबस्ट्रेट है, क्योंकि सबस्ट्रेट ये पर्टिकुलर अपने आप सेलेक्ट कर देता है कि अगर स्टार्च हमने खाया है तो एमाइलेज पहले से सिक्रेट हो चुका होगा
एमाइलेज अपने आप किसके पास आ जाएगा, सबस्ट्रेट के पास आ जाएगा, या सबस्ट्रेट एमाइलेज के पास आ जाएगा। रीजन क्या है कि उसको रखने की जगह इसके पास और किसी के पास है ही नहीं जगह। सबस्ट्रेट इसके पास आना स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये देखो ये वो कंडीशन है कि जब चाबी ताले के अंदर होता है, ये वो कंडीशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम का और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है, लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ताले को बंद करके चाबी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी जैसे इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब एंजाइम क्या करेगा, अपने आप को वापस खींचना स्टार्ट कर देगा। वापस खींचना स्टार्ट करने पर एंजाइम तो अलग हुआ, और एंजाइम अलग होकर ये सबस्ट्रेट था अब अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं बचेगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर डिवीजन होना है, जैसे स्टार दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो मैं यहाँ पर वो डिवीजन वाले प्रोडक्ट बना दूंगी कि ये डिवाइड होकर दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका अपना एंजाइम। ये दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये एंजाइम एक्शन है और ये एंजाइम के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एंजाइम को पूरी तरह से पढ़ना है, इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, और इसका जो लोग की अरेंजमेंट है, जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का, ये भी माइंड में पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए।